हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलवर किसान आंदोलन की। तो अलवर किसान आंदोलन की अगर बात की जाए तो अलवर किसान आंदोलन को हम दो भागों में विभक्त कर कर पढ़ सकते हैं। तो दो भाग इसके जो होते हैं, पहला है नीमू चना किसान आंदोलन, नीमू चना किसान आंदोलन 1925, जबकि दूसरा है मेव या मेवात किसान आंदोलन 1932-33। ठीक है, लेकिन नीमू चना किसान आंदोलन या अलवर किसान आंदोलन को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलवर किसान आंदोलन या नीमू चना किसान आंदोलन राजस्थान के अन्य किसान आंदोलनों से पृथक किस प्रकार रहा। जैसे हम बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन और बूंदी किसान आंदोलन है, इनको पहले पढ़ चुके हैं। तो उनमें हमने बात की थी कि वे किस क्षेत्र में हुए थे, जागीर क्षेत्र में। ठीक है, जागीर क्षेत्र में हुए थे और इसी कारण बिजोलिया, बूंदी आदि जो किसान आंदोलन थे वो सीधे राजा के विरुद्ध ना होकर वहां के जागीरदारों के विरुद्ध थे। जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन की बात की जाए तो आप याद होगा आपको कि बिजोलिया में वहां के जो राव थे, जो जागीरदार थे, कौन थे? कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह, उनके विरुद्ध था वो आंदोलन, ना कि मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के विरुद्ध। ठीक है, लेकिन अलवर में जो किसान आंदोलन हुआ वो खालसा क्षेत्रों में हुआ। ठीक है, खालसा क्षेत्र में हुआ और ये खालसा क्षेत्र पे जो जोतदार होते थे उनके स्थायी अधिकार थे, और खालसा क्षेत्र पे जो स्थायी अधिकार थे उन स्थायी अधिकार वाले जोतदारों को बिस्वेदार कहते थे। क्या कहते थे? बिस्वेदार कहा जाता था। ठीक है, ये बिस्वेदार मुख्य रूप से राजपूत जाति से संबंधित थे, लेकिन इनमें ब्राह्मणों व अन्य जातियों की संख्या भी मौजूद थी। मुख्य रूप से कौन थे? राजपूत थे, लेकिन इनके साथ ब्राह्मण और अन्य जातियां भी थी। अलवर का 20% क्षेत्र जागीर क्षेत्र के अंतर्गत, जबकि 80% क्षेत्र खालसा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अलवर में जो आंदोलन हुए वो किस भूमि पे हुए? खालसा भूमि पर ही हुए थे। ठीक है, और इन खालसा भूमि पर जो कृषि किया करते थे या खेती करते थे वो कौन थे? बिस्वेदार। और इन बिस्वेदारों में सबसे बड़ी संख्या किनकी थी? राजपूतों की। ठीक है, अब अलवर में जो भूबंदोबस्त प्रचलित था, अलवर में जो भूबंदोबस्त प्रचलित था, अगर इस भूबंदोबस्त की बात की जाए या भू राजस्व पद्धतियां प्रचलित थी, उसमें पहली थी इजारा प्रथा। ठीक है, इजारा प्रथा को हम ठेका प्रथा भी कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत जो सर्वाधिक राजस्व देता था वही व्यक्ति भूमि पर खेती करने का अधिकार प्राप्त करता था, और जब तक वह राजस्व देता रहता उसके अधिकार उस पर बने रहते थे। 1876 में बाउलेट के द्वारा, 1900 में डायर के द्वारा, ठीक है, जो ये नवीन अंग्रेज अधिकारी थे इनके द्वारा नवीन भूबंदोबस्त लागू किया गया। 1876 में बाउलेट और 1900 में डायर के द्वारा। लेकिन इन्होंने जो प्राचीन काल से जो भूबंदोबस्त चल रहा था उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया था। हाँ, भू राजस्व की दरें कुछ बढ़ाई, लेकिन कुछ ऐसा परिवर्तन नहीं किया जिसके चलते ये बिस्वेदारी या राजपूत किसान जो थे वो इस पर प्रतिक्रिया करते। लेकिन 1924 में एनएल टीको ने जो नवीन भूबंदोबस्त लागू किया उसमें भू राजस्व की दरें बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई? भू राजस्व की दरें बढ़ाकर 40% कर दी गई। ठीक है, 40% कर दी गई। साथ ही इस समय तक जो ब्राह्मणों को और राजपूतों को विशेषाधिकार प्राप्त थे उन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, पहले बाउलेट ने डायर ने जो भूबंदोबस्त लागू किए थे उनमें ब्राह्मणों और राजपूतों के विशेषाधिकारों को कायम रखा गया। लेकिन जैसे 1924 में एनएल टीको नवीन भू राजस्व पद्धति लागू करते हैं, उनके द्वारा ब्राह्मणों और राजपूतों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राजपूत किसानों के द्वारा और महाराजा के समक्ष अपील करने के उद्देश्य से थानागाजी वह बानसूर क्षेत्र में
राजपूत किसानों को एकत्रित किया जाता है। ये विशेष रूप से याद रखिएगा कि अलवर में जो किसान थे वो किस जाति से संबंधित थे, राजपूत जाति से संबंधित रहे हैं। इससे पहले आरपीएससी के द्वारा कई बार पूछ लिया गया है कि बिजोलिया के किसान किस जाति के थे, बेगू के किस जाति के थे। जब बिजोलिया में हम धाकड़ की बात करते हैं, बूंदी में गुज्जरों की बात करते हैं, थानागाजी अलवर अर्थात नीमूचना या अलवर किसान आंदोलन में जो किसान थे वो राजपूत किसान थे। तो आपसे आरपीएससी में पूछा जा सकता है कि अलवर किसान आंदोलन में किसान किस जाति से संबंधित रहे, तो वो किस जाति से संबंधित रहे, राजपूत जाति से संबंधित रहे। ठीक है। थानागाजी और बानसूर में 1924 में गोविंद सिंह, गंगा सिंह, माधो सिंह, अमर सिंह आदि किसानों के नेतृत्व में राजपूत एकत्रित हो गए। एक बात और, यहां पर अगर पूछा जाए कि महिलाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था, ठीक है, नीमूचना किसान आंदोलन में जो महिलाएं सम्मिलित थी उनका नेतृत्व करने की बात की जाए तो सीता देवी, नाम क्या है, सीता देवी, ये किसान थे रघुनाथ सिंह की पत्नी थी। ठीक है, रघुनाथ सिंह की पत्नी थी जो महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, तो ये 1924 में थानागाजी व बानसूर अलवर के जो क्षेत्र हैं वहां एकत्रित होते हैं। लेकिन इनके द्वारा निष्कर्ष निकाला जाता है कि जब तक किसी अखिल भारतीय संस्था का सहयोग हमें प्राप्त नहीं होता तब तक हम अलवर रियासत के शासक से लड़ने में सक्षम नहीं है। इसी उद्देश्य से यहां अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा से सहयोग लेने का निर्णय लिया जाता है। किससे सहयोग लेने की बात की जाती है, अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा से सहयोग लेने की बात की जाती है। अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का 1925 का सम्मेलन दिल्ली में आयोजित होता है। 1925 का सम्मेलन दिल्ली में आयोजित होता है। परिणाम स्वरूप ये किसान यहां से कहां पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। और दिल्ली पहुंचकर दिल्ली में इनके द्वारा क्षेत्रीय महासभा के समक्ष पुकार नामक पर्चे इनके द्वारा पर्चा तैयार किया जाता है जिसका नाम ये क्या रखते हैं, पुकार। और उसमें जो मांगे लिखी होती हैं वो मांगे किसके समक्ष रखी जाती हैं, अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के नेताओं के समक्ष। अब इस पुकार नामक पर्चे में मांगे क्या रखी हुई थी, बढ़ी हुई भू राजस्व दरों को कम करना, चरई कर समाप्त करना, बेगार प्रथा समाप्त करना। ठीक है, शिकार के लिए जो आरक्षित क्षेत्र थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, रोंद या सेंधे कहा जाता था, उन शिकार के लिए आरक्षित क्षेत्रों को समाप्त करना। अब शिकार के लिए आरक्षित क्षेत्र क्या थे, अलवर महाराजा ने अपने शिकार के शौक को पूरा करने के लिए मेवात और अलवर के कुछ क्षेत्रों में शिकार आरक्षित क्षेत्र बना दिए थे। वहां पर कोई भी जंगली जानवरों का शिकार नहीं कर सकता था। परिणाम स्वरूप इन शिकार आरक्षित क्षेत्रों में, इन सेंधों में या इन रौद में बड़ी संख्या में जंगली सुअर हो गए। और ये जंगली सुअर किसानों की खड़ी फसलों को आकर तहस नहस कर देते थे। चूंकि इनका शिकार नहीं किया जा सकता था, इन्हें मारा नहीं जा सकता था, इस कारण किसान इनसे अपने खेतों को बचा नहीं पा रहे थे। तो ये इन जंगली सूअरों को मारने की अनुमति चाहते थे, इन आरक्षित क्षेत्रों को समाप्त करने या इन्हें कम करने की बात रख रहे थे। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अलवर किसान आंदोलन या नीमूचना किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो केवल ये प्रतिक्रिया नहीं थी, मुख्य कारण इसमें क्या था, जो आरक्षित क्षेत्र थे इनमें जो जंगली सुअर थे उनके शिकार पर लगा प्रतिबंध था।
ठीक है। इन जंगली सुअर के शिकार पर लगा जो प्रतिबंध था उसको हटाना चाहते थे किसान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया आरपीएससी में कि कौन सा किसान आंदोलन या राजस्थान का कौन सा आंदोलन था जिसमें जंगली सूअरों के शिकार पे लगे प्रतिबंध का मुख्य कारण माना जाता है। तो वो कौन सा है? अलवर किसान आंदोलन या नीमू चना किसान आंदोलन। ठीक है, अब 1925 में उन्होंने ये अपनी मांगे रखी और ये मांगे कहां जाती हैं? ये मांगे अलवर महाराजा जयसिंह के समक्ष रखी जाती हैं। ठीक है, अलवर महाराजा जयसिंह के समक्ष रखी जाती हैं। अलवर महाराजा जयसिंह के समक्ष मांगे रखी जाती हैं। जयसिंह के द्वारा, अलवर महाराजा कौन है? जयसिंह। और जयसिंह के द्वारा इन मांगों को न्यायोचित ना मानकर इन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। जब जयसिंह इनकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देता तो 1925 में नीमू चना में किसान पुनः एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नीमू चना कहां आता है? नीमू चना बानसूर तहसील अलवर के अंतर्गत आता है और यहां पर 1925 में किसान एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, किसानों की संख्या बढ़ती देखकर और आंदोलन की गति को देखते हुए जयसिंह निर्णय लेते हैं यहां पर अपने एक जनरल को भेजने का। ठीक है, तो 7 मई 1925 को जयसिंह के जनरल का नाम क्या है? रामभद्र। ठीक है, रामभद्र ओझा। ठीक, जयसिंह स्थिति का जायजा लेने के लिए अपने जनरल रामभद्र ओझा को भेजते हैं। उनका उद्देश्य किसी भी तरीके से ये नहीं होता है अब तक कि आंदोलन को किस तरह से रोका जाए, केवल वे ये देखना चाहते हैं कि किसानों की स्थिति क्या है, क्या वो संघर्ष करने की स्थिति में है। जैसे इनको आकर रामभद्र ओझा पुनः बताते हैं कि क्या वहां क्या चल रहा है। उसके ठीक 7 दिन बाद 14 मई 1925 को ये अपने कमांडर छाजू सिंह को भेज देते हैं नीमू चना। छाजू सिंह आ जाता है सैन्य बल के साथ और वहां पर गोलियां चलवा देता है। ठीक है, छाजू सिंह जैसे ही नीमू चना पहुंचता है 14 मई 1925 को वहां पर गोलियां चलाने के आदेश देता है और पूरे गांव को आग लगा देता है, जिसमें 156 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 600 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। ठीक है, छाजू सिंह के द्वारा जो गोलीबारी की जाती है उसमें 156 लोग काल को ग्रसित हो जाते हैं, काल को प्राप्त होते हैं, वहीं 600 से अधिक लोगों को घायल हो जाते हैं। अब जो ये हत्याकांड होता है इसकी अखिल भारतीय प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में किसानों की हत्या होना और जो निर्दयता दमन का जो तरीका अपनाया गया, जो क्रूरता अपनाई गई, उसके चलते इसकी अखिल भारतीय स्तर पर आलोचना होना प्रारंभ हो जाती है। परिणाम स्वरूप यंग इंडिया में गांधी जी के द्वारा इसे डायरिज्म डबल डिस्टिलाइड कहा जाता है, अर्थात दोहरी डायरशाही। ठीक है, क्या कहा जाता है कि यह डायर ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था उससे भी दुगना विभत्स हत्याकांड है, इसलिए उन्हें क्या नाम दिया? दोहरी डायरशाही, डायरिज्म डबल डिस्टिलाइड। ठीक है, क्या नाम दिया गया? दोहरी डायरशाही। किसने नाम दिया? यंग इंडिया में गांधी जी ने। यंग इंडिया गांधी जी का एक पत्र था जिसमें ये इसके बारे में टिप्पणी करते हैं। इसके अतिरिक्त रियासत नामक एक अखबार जो कहां से निकलता था? दिल्ली से निकलता था। ये रियासत नामक पेपर था, वो कहां से छपता था? दिल्ली से छपता था और इसमें इसे जलियांवाला बाग
बाग हत्याकांड के समान बताया गया। ठीक है, इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा गया। किसमें? रियासत नामक जो पत्र निकलता था दिल्ली में, उसमें। ठीक है, अब अभी तक हमने जैसे बिजोलिया की बात की, बेगू की बात की, बूंदी की बात की, उसमें सभी में हमने एक कॉमन चीज देखी थी कि वहां पर राजस्थान सेवा संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो अब राजस्थान सेवा संघ यहां कैसे पीछे रह सकता था? यहां पे भी राजस्थान सेवा संघ की एंट्री होती है और राजस्थान सेवा संघ ने अपने पत्र तरुण राजस्थान में, जो इनका पत्र तरुण राजस्थान था, उसमें 31 मई 1925 का जो पत्र था उसमें सचित्र इस हत्याकांड के बारे में चर्चा की और इसे बताया गया, चित्रों के सहित दिखाया गया कि किस प्रकार यहां पर लोगों की हत्या की गई। कब? 31 मई 1925 को तरुण राजस्थान में इसका पूरा उल्लेख किया गया और इसकी निंदा की गई थी। राजस्थान सेवा संघ के मंत्री राम नारायण चौधरी के द्वारा ही इसे पहली बार नीमूचणा हत्याकांड कहकर संबोधित किया गया। ठीक है, पहली बार रामनारायण चौधरी के द्वारा ही इसे नीमूचणा हत्याकांड कहकर संबोधित किया गया। इससे पहले किसी के द्वारा भी इसे नींबूचणा हत्याकांड कहकर संबोधित नहीं किया गया था। ठीक है, इसके बाद इसका नाम क्या पड़ गया? नीमूचणा हत्याकांड। सरदार पटेल के द्वारा बंबई सभा में इस हत्याकांड की घोर निंदा की गई, जबकि साम्यवादी क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति भरूचा नामक क्रांतिकारी, साम्यवादी विचारधारा से संबंधित थे ये। ठीक है, क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित थे। भरूचा ने महाराज जयसिंह को, किसको? महाराज जयसिंह को इस संदर्भ में रूसी क्रांति की याद दिलाई। ठीक है, रूसी क्रांति की याद दिलाई। उन्होंने जयसिंह को ये इसलिए कहा कि उन्हें रूस क्रांति को याद रखना चाहिए कि 1917 में रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसके परिणाम स्वरूप वहां से जारशाही का अंत हो गया था। जार वहां पर राजा को कहा जाता था और जारशाही का अंत करके वहां पर आम जन का शासन स्थापित किया गया था। तो जो भरूचा थे उनका कहने का तात्पर्य था कि नीमूचणा में आपने जो किया है उसके परिणाम स्वरूप आपको भी एक दिन शायद गद्दी से उतार दिया जाएगा। जो अखिल भारतीय दबाव बनता है उसके परिणाम स्वरूप 1925 में जयसिंह के द्वारा एक आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, एक आयोग का गठन किया जाता है। इस आयोग में छाजू सिंह, लाला रामचरण, और सुल्तान सिंह। ठीक है, इस आयोग में छाजू सिंह, लाला रामचरण और सुल्तान सिंह शामिल होते हैं। ठीक है, और ये जो नीमूचणा हत्याकांड होता है उस पर कोई सटीक टिप्पणी करने के बजाय केवल खानापूर्ति करते हैं। लेकिन 18 नवंबर 1925 को जयसिंह स्वयं नीमूचणा पहुंचते हैं। ठीक है, आयोग की जो रिपोर्ट होती है उसके आधार पर पहुंचते हैं। 18 नवंबर 1925 को जयसिंह स्वयं नीमूचणा पहुंचते हैं और उसके पीछे कारण ये था कि अब तक जो नुकसान हो चुका था उसकी भरपाई करना चाह रहे थे। जो प्रशासनिक, जो राज्य को जो नुकसान पहुंचा था उसकी भरपाई करने के उद्देश्य से जयसिंह नीमूचणा पहुंचते हैं और यहाँ आकर घोषणा करते हैं कि जो भू बंदोबस्त है वह पहले जो लागू था उसे वापस लागू कर दिया जाएगा। मतलब जो प्राचीन भू बंदोबस्त चल रहा था उसी को लागू कर दिया जाएगा। 1924 वाले को समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही जो जनहानि हुई है उसके बदले में 128 रुपए मुआवजा दे होगा। ठीक है, जनहानि हुई थी मतलब 156 लोग जो मरे थे उनको
नीमूचना हत्याकांड के दौरान जो उनको गोलियां मार दी गई थी, उन 156 लोगों को मुआवजे के रूप में 128 रुपये देना तय किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि क्या मुआवजा दिया गया, तो 128 रुपये मुआवजा देना सुनिश्चित किया गया था। ठीक है, इसी के साथ जो नीमूचना किसान आंदोलन है वो समाप्त हो गया। अब हम बात करते हैं इसी के दूसरे पार्ट की। तो दूसरा पार्ट जो था वो हमने बात की थी मेव किसान आंदोलन या मेवात किसान आंदोलन। ठीक है, दूसरे पार्ट में हमने किसकी बात की थी? मेव किसान आंदोलन या मेवात किसान आंदोलन। कब हुआ था? 1932-33 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि मेव कौन थे। ठीक है, मेव औरंगजेब के समय कुछ हिंदू मुसलमान बन गए थे जो मेव कहलाए, और जिस क्षेत्र में ये मेव निवास करते थे उस क्षेत्र को मेवात कहा गया। अर्थात जो मेव बाहुल्य क्षेत्र था वो मेवात कहलाता था। ठीक है, तो औरंगजेब के समय जो हिंदुओं ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था वो मेव कहलाए, और उनका निवास क्षेत्र, उनके बाहुल्य क्षेत्र क्या कहलाया? मेवात कहलाया। मेवात के अंतर्गत अलवर, भरतपुर, राजस्थान के अलवर भरतपुर वाला कुछ भाग, और यूपी का गुरुग्राम, जिसे पहले गुड़गांव भी कहते थे, गुरुग्राम वाला भाग सम्मिलित रहा। ठीक है, ये क्या है? मेवात। अलवर भरतपुर और गुरुग्राम का जो क्षेत्र है मेवात कहलाता है। ठीक है, तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि मेवात के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले शामिल हैं राजस्थान के, तो उसमें अलवर भरतपुर आ जाता है। ठीक है, और मेव बाहुल्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेवात कहा जाता है। अब इन मेवों की भी जो किसान आंदोलन के कारण थे वो नीमूचना आंदोलन के समान ही थे। भू राजस्व की बढ़ी हुई दरें, भू राजस्व को बढ़ाना, जो भू राजस्व की बढ़ी हुई दरें थी वो चराई कर, शिकार के लिए आरक्षित क्षेत्र, शिकार आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, आपको याद ही होगा कि इन शिकार आरक्षित क्षेत्रों में मैं नीमूचना में भी बताया था कि बड़ी संख्या में जंगली जानवरों की तादाद बढ़ती जा रही थी। जंगली सूअर जो थे वो किसानों की खड़ी फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचाते थे, फिर भी उनको मारा नहीं जा सकता था। उनके शिकार पे जो प्रतिबंध था उसके प्रति किसानों में बड़ा आक्रोश था। तो यह आंदोलन भी जब प्रारंभ होता है तो इसके आर्थिक कारण होते हैं। क्या होते हैं? आर्थिक कारण होते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि जो मेव थे वो कन्वर्टेड मुसलमान थे। ठीक है, हिंदुओं से औरंगजेब के समय जो मुसलमान इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था वो मेव कहलाए थे। तो इनके जो रीति रिवाज थे, इनकी जो संस्कृति थी, अभी भी हिंदुओं के अधिक नज़दीक थी। इनका इस्लामीकरण नहीं हो पाया था। तो इनके तौर तरीकों में इस्लामी का प्रभाव बढ़ाने के लिए, इस्लामीकरण करने के लिए, और दो संगठन लगातार प्रयासरत थे। एक 1923 में स्थापित हुआ, अंजुमन खादिम उल इस्लाम। 1923 में स्थापित अंजुमन खादिम उल इस्लाम, और 1927 में स्थापित जमीयत तबलीग उल इस्लाम। ठीक है, इन दोनों संगठनों का उद्देश्य था कि जो मेव थे उनके तौर तरीकों में भी अब इस्लामीकरण को बढ़ाया जाए, इस्लाम के जो तौर तरीके हैं उन पे लागू किए जाएं। इसी उद्देश्यों से उन्होंने नवीन मांग शुरू की, जिनके अंतर्गत मस्जिदों में राजकीय हस्तक्षेप को समाप्त किया जाना, जिसके अंतर्गत मस्जिदों में राजकीय हस्तक्षेप को समाप्त किया जाना, सरकारी नौकरी में
सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण, सरकारी नौकरी में मुसलमानों को आरक्षण और उर्दू भाषा को बढ़ावा देना, उर्दू भाषा को बढ़ावा देना। अब इन मांगों के साथ आंदोलन क्या हो गया, सांप्रदायिक होने लग गया। अब ये किसान आंदोलन से हटकर हिंदू मुस्लिम आंदोलन के रूप में स्थापित हो गया था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। आपको पता ही होगा राजा जयसिंह, राजा जयसिंह अलवर महाराजा, इनके द्वारा हिंदी को राजभाषा, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, तो वे उर्दू को बढ़ावा देना संभव ही नहीं था। परिणाम स्वरूप यह आंदोलन सांप्रदायिक हो गया और टकराव लगातार बढ़ता गया, जिसके चलते महाराजा जयसिंह ने एक कमेटी गठित की। ठीक है, कमेटी में दुर्जन सिंह, गजनाफर अली और गणेशी लाल शामिल थे। इनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई, उस रिपोर्ट में जो मेव आंदोलन था उसे न्यायोचित नहीं माना गया, उसे उचित नहीं माना गया। फिर भी आंदोलन लगातार चलता रहा। मेव आंदोलन के जो नेतृत्व करते थे यासीन खान, ये गुड़गांव के रहने वाले थे। सैयद बीक नागर, ये हरियाणा के मूलतः रहने वाले थे। और मोहम्मद अली यहाँ के लोकल नेता थे जिनका संबंध अलवर से ही था। ठीक है, इन्होंने लगातार मेवों को भड़काए रखा और स्थितियां बिगड़ती चली गई। अब ब्रिटिश सरकार थी, उन्हें मौका मिल गया। ब्रिटिश सरकार तो पहले भी चाहती थी कि अलवर महाराजा को किसी तरीके से हटा दिया जाए। कहाँ से? अलवर की गद्दी से, क्योंकि जयसिंह जो थे ये एक प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति थे और अंग्रेज उन्हें पसंद नहीं करते थे। ठीक है, इसलिए 1933 में अंग्रेजों का अलवर में प्रवेश होता है और ये अलवर में आकर जो मेव थे उन्हें कुछ रियायतें दे देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो आंदोलन है वो स्थगित हो जाता है। अलवर महाराजा जयसिंह को यूरोप भेज दिया जाता है और यूरोप में ही मई 1937 में पेरिस में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? जयसिंह की। ठीक है, ये 1933 में यूरोप भेजे जाते हैं, उसके बाद में वापस अलवर नहीं आ पाते हैं। इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? पेरिस में ही हो जाती है। इसी के साथ जो मेव किसान आंदोलन था वो समाप्त हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भी जयसिंह या किस अलवर शासक की मृत्यु पेरिस में होती है? तो महाराजा जयसिंह की। एक चीज़ और बतानी थी आपको कि इसे चाहे इत्तेफाक समझें चाहे कुछ भी, राजा जयसिंह की तरह भरतपुर के शासक थे किशन सिंह। भरतपुर शासक थे किशन सिंह। इनके द्वारा भी हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। हिंदी को क्या घोषित किया गया था? राजभाषा। ठीक है, अलवर महाराजा जयसिंह ने भी हिंदी को राजभाषा घोषित किया था और भरतपुर महाराज किशन सिंह ने भी हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। और इन्हें भी महाराजा जयसिंह की तरह अंग्रेजों के द्वारा गद्दी से उतार दिया गया था। इन्हें भी राज सत्ता से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, तो ये मेव या मेवात किसान आंदोलन हुआ। अब अगली क्लास में हम किसी दूसरे आंदोलन पर बात करेंगे। धन्यवाद।